एमके फिटनेस जिम लाया है आपके लिए फिटनेस का राज, जहां पर मेल फीमेल दोनों के लिए जिम ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध है। एमके फिटनेस जिम में आपको वेट लॉस, वेट गेन, योगा, एरोबिक्स, कार्डियो ट्रेनिंग, डाइट और न्यूट्रिशन जैसी हर सुविधा मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7060671313 पर। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में अखरोट की खेती को बढ़ावा देने के लिए 6000 फीट से ऊपर के लगभग 200 वन पंचायतों में अखरोट की पौधरोपण और बड़ी बड़ी वॉलनट प्लांट्स की नर्सरी तैयार की है। राज्य सरकार का लक्ष्य है पहाड़ के किसानों में आमदनी की वृद्धि और खुशहाली के नए रास्ते खुले। अल्मोड़ा, रानीखेत, गैरसैंण, कपकोट, मसूरी सहित कई इलाकों में उच्च क्वालिटी के अखरोट की पैदावार बढ़ाने के लिए उत्तराखंड जायका वानिकी परियोजना के साथ मिलकर प्रदेश सरकार बड़ी संख्या में किसानों को अखरोट की खेती से जोड़ रही है। हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हमारी आमदनी बढ़े। अगर ऐसी उम्मीद है कि जल्दी फल आ जाएगा, 5 साल या 3 साल जब भी आएगा, तो उससे हमारी आमदनी बढ़ने का स्रोत है। प्रदेश सरकार की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि अब तक प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में बेहतरीन पौधों की नर्सरी तैयार की जा रही है। सिंचाई के लिए जल स्रोतों को तैयार किया जा रहा है और महिलाओं को खास तौर पर अखरोट के पौध के रोपण और रखरखाव की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश में 4000 किसान 26,000 से ज्यादा पौधों के जरिए आज वॉलनट फार्मिंग कर रहे हैं। अखरोट उत्पादन के क्षेत्र में उत्तराखंड को नंबर 1 बनाने और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी कर उन्हें समृद्ध बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। धामी सरकार का यही प्रयास किसानों का हो चहुमुखी विकास। उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाएं आज पशुपालन और डेयरी उत्पादन से जुड़कर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि प्रदेश के विकास में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही है। उत्तराखंड सरकार और जायका वानिकी परियोजना ने ग्रामीण महिलाओं को डेयरी उद्योग से जोड़ने के लिए पहाड़ों में जगह जगह मिल्क कलेक्शन सेंटर खोले हैं, जहां दुग्ध व्यवसायी महिलाएं अब आसानी से दूध बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। जब से यहाँ पर डेयरी खुली है तब से उन्हें यहाँ पर काफी समय की बचत भी मिलती है और यहाँ पर दूध के जो रेट है वो भी अच्छे दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के कुशल मार्गदर्शन में महिलाएं स्थानीय रोजगार को अपनाते हुए मिल्क प्रोडक्ट्स और कई उत्पाद तैयार कर रही हैं। पशुपालन, पहाड़ी अनाजों की खेती के साथ साथ अब डेयरी और दुग्ध उत्पादों से भी महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई है। महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार का बेहतरीन उदाहरण बनी पहाड़ की महिलाएं कोरोना काल के बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मिल्क कलेक्शन सेंटर के सहयोग से पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने में भी शानदार भूमिका निभा रही हैं। संतुष्टि, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की ये मुस्कुराती तस्वीरें पहचान बन रही है उत्तराखंड सरकार की कामयाबी की। उत्तराखंड सरकार के संग नारी सशक्तिकरण के बढ़ते कदम। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं सबिहा। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश की दुर्घटना के बाद देश को लगा बड़ा झटका। हादसे में सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की मौत। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए सीएम धामी ने प्रचार वाहनों को दिखाई हरी झंडी। प्रदेश भर में घूमेंगे विकास रथ, जनता से साधेंगे संपर्क। सचिवालय संघ की हड़ताल पर सख्त हुई सरकार, काम नहीं तो वेतन नहीं का आदेश जारी। सीएम का बयान, अधिकतर मांगे पूरी होने के बाद हड़ताल का कोई मतलब नहीं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार। पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष ने तैयार की रणनीति। सत्ता पक्ष भी हर सवाल का जवाब देने को है तैयार। और 2022 की बिसात में घनसाली विधानसभा सीट पर इस बार बदले सियासी समीकरण। बीजेपी कांग्रेस में कड़ा मुकाबला। सवाल, क्या आपकी एंट्री से बदल सकती है सियासी तस्वीर?
हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और दुग्ध एवं मत्स्य विकास विभाग मंत्री रेखा आर्य ने दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के लिए डीबीटी के जरिए प्रदेश भर में 24 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें डेयरी विकास के लिए भी धनराशि दी गई है। विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि पर्वतीय इलाकों के दुग्ध सचिव हैं, उनके लिए प्रोत्साहन राशि 1 रुपये प्रति लीटर और मैदानी सचिवों की दुग्ध प्रोत्साहन राशि को 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। उन्होंने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे 53,000 दुग्ध सहकारी समिति के सदस्यों के परिवार लाभान्वित होंगे। प्रोत्साहन राशि देंगे और पर्वतीय क्षेत्रों में जो 50 पैसे मिलता था उसको 1 रुपया करेंगे और साथ ही साथ चूँकि अभी तक जो दुग्ध के क्षेत्र में प्रोत्साहन राशि जो 4 रुपये थी उसको 1 रुपये बढ़ाने का निर्णय लिया, 5 रुपये से। ऐतिहासिक घोषणाएं की हैं और जिसके लिए मैं समझती हूँ मैं उनको जितना धन्यवाद दूँ कम है। और सभी दुग्ध संघ के हमारे अध्यक्ष, सभी हमारे दुग्ध संघ के हमारे समितियों के सभी सदस्यगण सभी माननीय मुख्यमंत्री का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन कर रहे हैं कि प्रोत्साहन राशि जहां उन्होंने आज डीबीटी करी उनके खातों में, उसके साथ साथ उनको डबल टिबल खुशी दी है। एक तो हमारे दुग्ध सचिव जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के हैं उनकी प्रोत्साहन राशि जो है वो प्रति लीटर 1 रुपये कर दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सीएम आवास से सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए विकास रथ और एलईडी वाहनों का फ्लैग ऑफ किया। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के 300 प्रमुख स्थानों पर नुक्कड़ नाटकों और एलईडी द्वारा प्रचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवा कल्याण विभाग की तरफ से देहरादून के रायपुर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। इस दौरान सभी 13 जिलों की टीमों ने मार्च पास्ट किया। मुख्यमंत्री धामी और खेल मंत्री अरविंद पांडे ने मार्च पास्ट की सलामी ली। इस मौके पर सीएम धामी ने बच्चों को एक सीख देते हुए कहा कि जीवन में जो भी काम करना है उसे पूरी मेहनत लगन से करना है। हमें जीवन में संकल्प लेकर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, चाहे इस बीच कोई भी परिस्थितियां हों, लेकिन हमें अपने लक्ष्य, अपने संकल्प तक पहुंचना है। बहुत चूँकि आज शानदार दिन है, खेल महाकुंभ यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है और ये सारे बच्चे हमारे आने वाले भविष्य उन सभी को और हमारी जो खेल नीति आई है हमने वो सारे प्रावधान किए हैं। इस वक्त एक बुरी खबर सामने आ रही है जो देश के लिए काफी बड़ा नुकसान है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का निधन हो गया है। तमिलनाडु के कन्नूर में वायुसेना के हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद जनरल रावत घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए थे, जहां उन्होंने जिंदगी को अलविदा कह दिया। उनके साथ विमान में पत्नी और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों समेत 14 लोग सवार थे। वायुसेना ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है, पुष्टि की है। फिलहाल देश भर में सीडीएस बिपिन रावत की मौत की खबर के बाद गमगीन माहौल बना हुआ है और इस मामले में, इस हादसे में मौत होने के बाद विपिन रावत के लिए जो हैं तमाम मंत्रियों के ट्वीट भी आ रहे हैं, शोक जता रहे हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उनकी मौत पर दुख जाहिर किया है। 9 दिसंबर से उत्तराखंड का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, जिसको देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सत्र की सुरक्षा सहित तमाम व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामात करने के दिशा निर्देश दिए गए। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जो भी विधायक सत्र में मौजूद रहेंगे उन्हें अपना RT-PCR टेस्ट या कोरोना एंटीजन टेस्ट करवाना होगा। सुरक्षा संबंधी और अन्य व्यवस्थाओं के संबंधी हमने बैठक की है और निश्चित रूप से ये बैठक, ये सत्र हमारा अंतिम सत्र होगा ऐसा हम महसूस कर रहे हैं। इसमें हमने सारी व्यवस्थाओं पे हमने बातचीत की है, चाहे बिजली को लेके, पानी को लेके, हेल्थ को लेके, और ये सारी व्यवस्थाओं में जो एक मुख्य बिंदु आता है कि हम लोग चूँकि कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे में हमने ये निर्णय लिया है कि जो हमारे माननीय विधायकगण आएंगे उनका RT-PCR टेस्ट वो जहाँ से चलेंगे वहाँ कराएँ, या फिर उनको यहाँ हॉस्टल में जहाँ पर आ रहे हैं 24 घंटे पहले उनको यहाँ पे RT-PCR के लिए हम लोग अनुरोध करेंगे। गुरुवार से शुरू हो रहे विधानसभा का शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। चुनावी साल में होने जा रहे इस आखिरी सत्र में पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष ने सवालों की थाल सजा ली है, तो सत्ता पक्ष भी विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। देखिए ये रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव से पहले चौथे और आखिरी विधानसभा का शीतकालीन सत्र गुरुवार से शुरू होगा। सत्र के लिए विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है।
9 दिसंबर से शुरू हो रहे इस सत्र में विपक्ष गैरसैंण के मुद्दों को लेकर पक्ष पर हावी रहेगा, तो सरकार भी विपक्ष के सवालों के जवाब के लिए पूरी तैयार है। विपक्ष गैरसैंण के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ये पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि गैरसैंण में वो उपवास पर बैठेंगे। उधर दूसरी तरफ देहरादून विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस के नेता भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा के बाहर उपवास पर बैठे होंगे, तो सदन के अंदर कांग्रेस विधायक गैरसैंण के मुद्दे पर सरकार को घेरते दिखेंगे। इससे सदन से लेकर सड़क तक गैरसैंण के मुद्दे पर सियासत गरमा सकती है। बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था पर विपक्ष की सरकार को घेरने की कोशिश होगी। आखिरी सत्र होने के चलते विपक्ष के तेवर तीखे होने के पूरे आसार हैं। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के काफिले पर हुए हमले को लेकर भी विपक्ष हंगामा कर सकता है। उधर लोकायुक्त के मसले को लेकर भी विपक्ष सरकार पर आक्रामक दिखाई देगा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि आगामी सत्र के लिए विधायकों की तरफ से 250 प्रश्न आए हैं। उन्होंने बताया कि सत्र की कार्यवाही का वेबकास्ट भी किया जाएगा। सत्र के दौरान केवल विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष और मंत्रियों के वाहन को ही एंट्री दी जाएगी। इसके अलावा विधायकों को अपने साथ RT-PCR रिपोर्ट लाना भी अनिवार्य होगा। कुल मिलाकर दिसंबर महीने में आहूत होने जा रहे इस विधानसभा सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम टीवी, देहरादून। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे 2022 के बिसात की। 2022 के बिसात में उत्तरकाशी जिले की विधानसभा सीटों के सियासी समीकरणों की तस्वीरों के बाद आज हम 2022 के बिसात में बात करेंगे टिहरी जिले की। टिहरी जिले की घनसाली विधानसभा सीट पर अब तक विधानसभा चुनाव में क्या कुछ समीकरण रहे, कौन कब जीता और कौन कब हारा, और इस बार किसकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है, इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की घनसाली विधानसभा सीट टिहरी गढ़वाल जिले में आती है। ये सीट टिहरी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार शक्तिलाल शाह विधायक चुने गए। चलिए इस विधानसभा सीट के सियासी समीकरणों को हम सिलसिलेवार आपको बताते हैं। घनसाली विधानसभा सीट पर पहली बार 2002 में विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें एनसीपी के उम्मीदवार बलवीर सिंह नेगी विधायक चुने गए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अव्वल सिंह बिष्ट को हराया, जबकि 2007 के विधानसभा चुनाव में बलबीर सिंह नेगी भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने। इस बार उन्होंने कांग्रेस के अव्वल सिंह नेगी को दोबारा मात दी। वक्त आया 2012 के विधानसभा चुनाव का। बीजेपी के उम्मीदवार भीमलाल आर्य इस सीट से विधायक चुने गए। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी रहे धनीलाल शाह को हराया, जबकि तीसरे नंबर पर निर्दलीय विधायक शूरवीर लाल रहे, जबकि बसपा 2000 वोट का आंकड़ा तक नहीं छू पाई। 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा का वोट शेयर 58.65% रहा। कांग्रेस का वोट शेयर 25.54 और निर्दलीय उम्मीदवार का वोट शेयर 5.9%, जबकि बसपा का वोट शेयर 3.52% रहा। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार शक्तिलाल शाह इस सीट से विधायक चुने गए। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार धनीलाल शाह को हराया, जबकि कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर रही। 2017 में बीजेपी का वोट शेयर 49.35%, निर्दलीय उम्मीदवार धनीलाल शाह का वोट शेयर 23.33% और कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 11.8% रहा। 2022 में आरक्षित घनसाली सीट से वर्तमान विधायक शक्तिलाल शाह कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार धनीलाल शाह के मुकाबले कमजोर स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और 2012 में इस सीट से बीजेपी विधायक रहे भीमलाल आर्य कांग्रेस में शामिल हैं। फिलहाल बीजेपी के लिए इस सीट पर कोई दमदार उम्मीदवार नहीं है। ऐसे में 2022 की बिसात में उतरी आम आदमी पार्टी भी इस बार सियासी मैदान में है। जाहिर है पार्टी इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय होगा, जिसमें देखना होगा कि शह किसको मिलती है और मात कौन किसको देता है। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। उत्तराखंड अब तक 4 विधानसभा चुनाव देख चुका है और 5वें चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। हर चुनाव में लोग बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही कांटे का मुकाबला देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चुनाव में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 30 से ज्यादा पार्टियों ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव लड़ा है। यकीनन इस पर विश्वास करना इतना आसान नहीं, इसलिए आज हम आपको 2022 की बिसात में इससे ही रूबरू कराएंगे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। विधानसभा के हर चुनाव में राष्ट्रीय पार्टियों के साथ ही तमाम ऐसे दल भी मैदान में उतरते हैं जिनका नाम
ना किसी ने पहले कभी सुना होता है और ना ही उनका सियासी कोई वजूद होता है। लेकिन ये दल चुनाव में भारी भरकम मुद्दों के साथ जनता के बीच जाते हैं, लेकिन अपनी जमानत जब्त होने के बाद गुमनामी की जिंदगी में कहीं खो जाते हैं। चुनाव आयोग ने 2002, 2007, 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में जोर आजमाइश करने वाले ऐसे तमाम सियासी दलों की सूची जारी की है, जिसमें शामिल नाम पढ़कर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। हालांकि ये नामों की फहरिस्त तो बहुत ज्यादा लंबी है, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको सियासी तस्वीरों के आंकड़ों की बाजीगरी जरूर समझाते हैं। 2002 के विधानसभा चुनाव में 28 दलों ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। वहीं 2007 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 37 दलों के प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था। 2012 के विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा बढ़ गया और सबसे ज्यादा 43 सियासी दलों ने चुनाव लड़ा, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में संख्या थोड़ी घट गई। बावजूद इसके 34 दलों ने अपनी सियासी किस्मत को आजमाया। अब बारी 2022 के विधानसभा चुनाव की है, जिसमें राष्ट्रीय दलों के साथ तीसरे विकल्प के तौर पर इस बार आम आदमी पार्टी उतरी है। पहली बार सियासी मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में होगी। तीसरे विकल्प का दावा कर रही आप ने भाजपा की घेराबंदी के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली है, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के लोगों का भरोसा जीत पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा और कितने दल सियासी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों में बढ़ेंगे आगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 11 दिसंबर को एक बार फिर उत्तराखंड आएंगे। काशीपुर में उनका चुनावी जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल हर बार की तरह इस बार भी राज्य के लिए किसी बड़ी घोषणा का ऐलान कर सकते हैं। केजरीवाल के इस दौरे के लिए आम आदमी पार्टी तैयारियों में जुट गई है और कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के दौरे को लेकर काफी उत्साहित हैं। उत्तराखंड निर्वाचन विभाग और सूचना विभाग के जरिए एक मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया। चुनावों में पेड न्यूज को लेकर जागरूकता और इससे बचने के अहम मसले को लेकर इस वर्कशॉप में मीडिया कर्मियों को जागरूक किया गया। चुनावों के दौरान पेड न्यूज को रोकना चुनाव कराने वाली एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। आपसे भी सेल्फ रेगुलेशन के लिए हमारा अनुरोध है कि इसका होने से लेवल प्लेइंग फील्ड हमारा इलेक्शन में ज्यादा होगा, इसलिए आज का ये वर्कशॉप रखा गया। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं इस बीच भाजपा भी 60 पार के लक्ष्य को हासिल कर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने की बात को दोहरा रही है। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का कहना है कि बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और प्रदेश में एक बार फिर से सीएम धामी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। राष्ट्रवाद का चुनाव है। आम जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ राष्ट्रवाद के निमित्त राष्ट्रवाद के तहत काम होते हैं, लोगों का विकास होता है और घोटाले भ्रष्टाचार हमारे यहाँ नहीं होते हैं। इसी नाते कांग्रेस से आए हुए लोग हमारे यहाँ ज़्यादा दिन तक यहाँ टिकते नहीं हैं, क्योंकि जो कांग्रेस की संस्कृति हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ राष्ट्रवाद पहले है, नंबर 2 पे संगठन है और व्यक्ति अंतिम पायदान पे है। लेकिन कांग्रेस का कल्चर है कि देश जाए भाड़ में, उनका स्वार्थ, उनका लोभ वो सिद्ध होना चाहिए। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर पुतला फूंका। इस दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार को 5 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन आज तक महंगाई और बेरोजगारी में राज्य की जनता को किसी तरह से कोई लाभ नहीं मिला। प्रदेश और देश में महंगाई और बेरोजगारी से लोगों का जीवन त्रस्त है। मोदी जी लगातार उत्तराखंड में हवाई दौरे कर देवभूमि की भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, जिसका यूथ कांग्रेस विरोध करता है। लगातार यहाँ महंगाई की वजह से महिलाओं का बजट बिगड़ गया है और यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें तो पूरी तरह से चरमरा गई है। सड़कों की बात करें तो पूरी तरह से चरमरा गई है। जनता समस्याओं से जूझ रही है। यहाँ जो नौकरी में लोग लगे थे उनको नौकरी से बाहर करने का काम किया जा रहा है। खटीमा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी अपने 2 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर्मचारियों ने बुधवार से कार्य बहिष्कार भी शुरू किया है, लेकिन कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार पर जाने से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि एनएचएम कर्मचारी हरियाणा की तर्ज पर ग्रेड पे देने के साथ ही आउटसोर्स कर्मियों की तैनाती बंद करने की मांग कर रहे हैं।
एक मांग है हरियाणा के तरीके में ग्रेड पे दिया जाए। दूसरा जो है हमारा जो आउटसोर्सिंग में अपॉइंट हुए हैं वो एनएचएम में समायोजित कर दिया जाए। ये हमारा चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश भर में चल रहा है और 7, 8, 9 3 दिनों में ये यहाँ रहेगा। इसके बाद 10 तारीख से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उधर उत्तराखंड एसटीएफ ने फर्जी बीमा करने वाले दलालों का खुलासा किया है। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो परिवहन वाहनों का फर्जी बीमा कराया करते थे और ऑनलाइन बीमा में तकनीकी कमियों का फायदा उठाकर राजस्व की चोरी करते थे। इसमें कुछ विगत दिनों पूर्व कुछ सूचना प्राप्त हुई थी एसटीएफ में कि कुछ लोग जो हैं जो एजेंट का काम करते हैं फाइनेंस कंपनियों में भी, जो ऑनलाइन फाइनेंस जो गाड़ियों का इंश्योरेंस होता है उसमें वो जो है कम राशि दर्शाकर कम राशि लेकर उसमें जीएसटी की चोरी करके और उसमें जो है फर्जी इस तरह से ऑनलाइन इंश्योरेंस गाड़ियों का कर रहे हैं, जिसमें कमर्शियल व्हीकल की खासकर इसमें देखा गया। इस सूचना पर एक टीम बनाई गई थी जिनके द्वारा इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 3 देहरादून के निवासी हैं और एक इसमें सहारनपुर का है जो आरटीओ और आसपास जो है यही काम करते हैं। रुड़की के तेलपुरा गांव में देर रात एक ग्रामीण के पशुशाला में गुलदार के घुस जाने से हड़कंप मच गया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया और घंटों की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया। जसपुर में गोवंश की तस्करी की खबर मिलने पर पुलिस टीम ने एक घर में छापेमारी की, जहां से प्रतिबंधित 200 किलो गोवंश के साथ एक गो तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। समीम अहमद के घर में एक गोवंशी पशु को का शिकार किया जा रहा है। इस सूचना पर मौके पर चौकी इंचार्ज बाजार, चौकी इंचार्ज धर्मपुर और उप निरीक्षक सुशील कुमार को मौके पर भेजा गया और सूचना सही थी और हमें 200 किलो गौमांस वहाँ से गौमांस प्राप्त हुआ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश की दुर्घटना के बाद देश को लगा बड़ा झटका। हादसे में सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की मौत। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए सीएम धामी ने प्रचार वाहनों को दिखाई हरी झंडी। प्रदेश भर में घूमेंगे विकास रथ, जनता से साधेंगे संपर्क। सचिवालय संघ की हड़ताल पर सख्त हुई सरकार, काम नहीं तो वेतन नहीं का आदेश जारी। सीएम का बयान, अधिकतर मांगे पूरी होने के बाद हड़ताल का कोई मतलब नहीं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार। पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष ने तैयार की रणनीति। सत्ता पक्ष भी हर सवाल का जवाब देने को है तैयार। और 2022 की बिसात में घनसाली विधानसभा सीट पर इस बार बदले सियासी समीकरण। बीजेपी कांग्रेस में कड़ा मुकाबला। सवाल, क्या आपकी एंट्री से बदल सकती है सियासी तस्वीर? रफ्तार मीडिया को उत्तराखंड के सभी जिलों में ब्यूरो चीफ स्टिंगर्स और रिपोर्टर्स की आवश्यकता है। कांटेक्ट करें 7055758398 या फिर अपना CV मेल करें।